डियर स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग देखना, इससे आपका और कंसेप्ट डीप होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, या जो पहला क्वेश्चन है, अ वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्री एंगल, इट इज मल्टीप्लाइड बाय एन आर्बिट्री स्केलर, it is cross multiplied by unit vector, it is slid parallel to itself। तो आपका ये चार ऑप्शन है और आपको बताना है कि वेक्टर कब चेंज नहीं होगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि कोई वेक्टर क्या होता है। किसी वेक्टर में एक उसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन बताता है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि किसी वेक्टर में क्या होता है, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है, एक उसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, मतलब मैं मैग्नीट्यूड के साथ और डायरेक्शन के साथ छेड़छाड़ ना करूं तो वेक्टर मेरा सेम रह जाएगा। ठीक है, मतलब ना मैं मैग्नीट्यूड चेंज करूं ना डायरेक्शन चेंज करूं तो मेरा क्या होगा, वेक्टर चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये चीज है, दोनों आपका कांस्टेंट या सेम होना चाहिए। अब मैं ऑप्शन में आता हूं, तो जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये आपका मैग्नीट्यूड है। ओके, और ये आपका यूनिट वेक्टर है। क्या है, यूनिट वेक्टर। किसी वेक्टर में आपका यूनिट वेक्टर होता है जो क्या बताता है, आपका डायरेक्शन बताता है। ओके, तो ये आपका डायरेक्शन बताता है, तो ये दोनों चेंज नहीं होना चाहिए, तो आपका वेक्टर चेंज नहीं होगा। या सो इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्री एंगल। तो डियर स्टूडेंट, किसी वेक्टर को मैं रोटेट कर देता हूँ। यदि मैं ऑप्शन ए देखता हूँ, मतलब मैंने क्या किया, एक वेक्टर है उसे मैंने क्या किया, सपोज दिस इज वेक्टर ए, तो मैंने उसे रोटेट कर दिया वेक्टर को किसी एंगल से। तो अब देखो मैंने क्या किया, ये आपका वेक्टर बी हो जाएगा, वेक्टर ए नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसे रोटेट किया तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया। डायरेक्शन चेंज, यदि आप वेक्टर को रोटेट करते हो तो आपका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो डियर स्टूडेंट, जब आपका डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेक्टर भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया वेक्टर में क्या होना चाहिए, आपका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, बट यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है रोटेशन के कारण, इसलिए आपका वेक्टर भी चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट नहीं होगा। ओके, अब ऑप्शन बी की ओर आते हैं। तो ऑप्शन बी में क्या है डियर स्टूडेंट, इट इज मल्टीप्लाइड बाय एन आर्बिट्री स्केलर। तो किसी वेक्टर को मैं आर्बिट्रेरी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज वेक्टर ए है, जस्ट अ सेकेंड, या सपोज आपका वेक्टर ए है, ये क्या है आपका वेक्टर ए है आपका। ओके, और मैं क्या करता हूं, इस वेक्टर ए में एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सपोज 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका लेंथ 4 टाइम्स हो जाएगा, ये वेक्टर 4a हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वेक्टर का, डायरेक्शन तो वही रह रहा है, बट आप देखो 4 टाइम्स हो गया, तो मतलब मैग्नीट्यूड 4 टाइम हो गया। तो यहाँ क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट, आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंजेज। ओके, मैग्नीट्यूड चेंजेज। तो जब आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो आपका वेक्टर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ देखो आपका ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड चेंज करोगे तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट नहीं है। ओके, ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट नहीं है। अब आते हैं सी पार्ट में, इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ किसी इस वेक्टर का किसी वेक्टर के साथ, तो एक तीसरा वेक्टर देगा जो कि परपेंडिकुलर होगा दोनों वेक्टर के साथ। ओके, मतलब ये कि यदि मैं सी देखता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, यदि मैं ऑप्शन सी देखता हूँ, तो सपोज एक वेक्टर ए है और इसे मैंने क्या किया, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया किसी वेक्टर के साथ। ओके, सपोज एक कोई यूनिट वेक्टर है जिसका, ये सपोज एक कोई यूनिट वेक्टर है, जस्ट इसे मैं मान लेता हूँ बी कैप, यूनिट वेक्टर है ये, इसका लेंथ क्या है, यूनिट है। ओके, तो जो ए क्रॉस बी होगा, ओके, या इसे मैं वेक्टर बी ही बोलता हूँ, ये आपका वेक्टर बी क्या है, कोई यूनिट वेक्टर है। ओके,
तो ए क्रॉस बी क्या होगा, एक तीसरा वेक्टर होगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, एक तीसरा वेक्टर आ रहा है तो उसका तो डायरेक्शन अलग ही होगा, वो तो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो जब डायरेक्शन यहाँ चेंज हो रहा है मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो क्या होगा, आपका वेक्टर चेंज हो जाएगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। उसके बाद इट इज स्लिट पैरेलल टू इटसेल्फ, मतलब ये कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ऑप्शन डी देखता हूँ। यदि मैं ऑप्शन डी देखता हूँ, ओके, तो सपोज ये वेक्टर ए है, इसे मैंने क्या किया, स्लाइड करा दिया। ओके, पैरेलल टू इटसेल्फ, मतलब मैंने क्या किया, यहाँ से इसे मैंने यहाँ ले आया। ओके, तो अब देखो डियर स्टूडेंट, मैंने इसे स्लाइड किया तो इसका तो लेंथ चेंज नहीं होगा। यदि मैं इसे पैरेलल टू इटसेल्फ स्लाइड करता हूँ तो जस्ट मैंने इसे नीचे से क्या किया, ऊपर ले गया पैरेलल टू इटसेल्फ, तो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। अभी भी यही डायरेक्शन है, पहले भी यही डायरेक्शन था, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। ओके, और क्या हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है, जस्ट मैंने इसे ऊपर कर दिया तो इसका लेंथ तो चेंज हुआ नहीं इस वेक्टर का, तो ये भी वेक्टर ए ही होगा और वेक्टर यहाँ चेंज नहीं होगा। ओके, इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ क्या होगा, करेक्ट होगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, या उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो में रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर एडिंग टू जीरो। ओके, मतलब यहाँ तीन वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है। ओके, और मुझे ये बताना है कि कौन से सेट्स में ये पॉसिबिलिटी है कि उसका सम जीरो हो जाए। ओके, मे रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एडिंग टू जीरो, मतलब यहाँ ये आप देखना, ये मे रिप्रेजेंट है, मस्ट नहीं है। ओके, मतलब ये जो आपका सेट्स दिया हुआ है वो तीन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ओके, और मुझे ये शो करना है क्या इन सेट्स से मैं एक रिजल्टेंट वेक्टर पा सकता हूँ जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, क्या कोई ऐसा अरेंजमेंट हो वेक्टर्स का जिससे कि मैं ये शो कर दूं कि उसका रिजल्टेंट जीरो हो जाए। ओके, मतलब मैं यदि एक भी कंडीशन शो कर देता हूं कि रिजल्टेंट जीरो हो रहा है इन तीन मैग्नीट्यूड से, इन तीन मैग्नीट्यूड से यदि रिजल्टेंट जीरो हो रहा है, ये वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है, तो यदि इन तीनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड से यदि आपका रिजल्टेंट जीरो हो रहा है तो वो सही हो जाएगा। ओके, एक भी कंडीशन दिखा दूं, क्यों, क्योंकि यहाँ पूछा है मे रिप्रेजेंट। ओके, तो मैं यदि एक कंडीशन दिखा दूं कि इससे रिजल्टेंट जीरो आ रहा है तो मेरा क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट यहाँ तीन वेक्टर्स है, तो एक केस ये हो सकता है कि वेक्टर्स कोलिनियर हो। क्या है, एक आपका केस क्या हो सकता है कि वेक्टर कोलिनियर हो। तो कोलिनियर में क्या होगा डियर स्टूडेंट, यदि मैं ये शो कर दूं, यदि कोलिनियर में कब जीरो होगा, कोलिनियर में कब जीरो हो सकता है, जब आपका डियर स्टूडेंट, जब आपका वेक्टर्स दो इधर हो। ओके, दो वेक्टर्स एक डायरेक्शन में हो और तीसरा वेक्टर उसके अपोजिट हो। ओके, और ये जीरो कब देगा, जब ये दोनों वेक्टर्स का सम इस तीसरे वेक्टर्स के बराबर हो। मतलब ये तीनों सेट्स में यदि मैं ये शो कर दूं कि दो का सम तीसरे के बराबर है, यदि किसी भी सेट्स में ऐसा हो रहा है कि दो का सम तीसरे के बराबर है और मैं उसे इस तरह अरेंज कर दूं, मैं उसे इस तरह अरेंज कर दूं, तो उसका रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा। ओके, आई बात समझ में। तो यदि मैं वन बाय वन देखता हूं, यदि ए में देखो आप, ए में देखो आप, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में देखो 2 + 4 ये तीसरे के बराबर नहीं आ रहा है, ये 8 के इक्वल नहीं है। ठीक है, 4 + 8 ये भी 2 के इक्वल नहीं है। उसके बाद क्या है, 8 + 2 ये भी आपका 2 के इक्वल नहीं है। ओके, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, कोलिनियर में आपका ये जीरो नहीं हो पाएगा। ओके, तीसरा में आप देखो, ऑप्शन बी में आप देखो 4 + 8 ये आपका 16 के इक्वल नहीं है। इसी तरह आप वन बाय वन करना, 16 + 8 ये भी आपका 4 के इक्वल नहीं है। ओके, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा यदि कोलिनियर वेक्टर है तो। उसके बाद सी में देखो डियर स्टूडेंट, यदि मैं ऑप्शन सी देखता हूँ, ऑप्शन सी देखता हूँ, तो आप देखो एक केस आ रहा है 1 + 1 2 के इक्वल हो जा रहा है। ओके, मतलब दो तीसरे के इक्वल हो जा रहा है, तो मैं तुरंत क्या करूँगा, इसे इस तरह अरेंज कर दूंगा कि 1 का ये है, ये आपका 1 है और ये 2 है, तो ये देखो जीरो दे देगा, 1 + 1
2 इधर आ जाएगा, एक 2 इधर है, तो ये दोनों अपोजिट हो गया, तो इसका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। ओके, तो आपका थर्ड वाला क्या होगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा। ये रिप्रेजेंट कर सकता है जीरो वेक्टर को, मतलब इन मैग्नीट्यूड्स के वेक्टर से मैं जीरो वेक्टर बना सकता हूँ, मतलब उसे ऐड करके मैं जीरो ला सकता हूँ। ओके, और यदि मैं ऑप्शन डी देखता हूँ डियर स्टूडेंट, तो इसमें भी वही है। इसमें आप देखो 0.5 प्लस 1 2 के इक्वल नहीं है, 1 प्लस 2 0.5 के इक्वल नहीं है। ओके, या 0.5 प्लस 2 1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये था। और डियर स्टूडेंट, एक केस ये हो सकता है कि वेक्टर्स कोलिनियर ना हो, कोप्लेनर हो, तब जीरो कब होगा, मतलब ये कि यदि वेक्टर्स कोप्लेनर हो, क्या हो, कोप्लेनर। ओके, कोप्लेनर हो वेक्टर्स, तो क्या होगा, तो उसके लिए डियर स्टूडेंट जीरो कब होगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी वेक्टर्स क्लोज्ड पॉलीगन बनाता है, ओके, टेकन इन सेम ऑर्डर, याद है आपको, क्लोज्ड पॉलीगन वेक्टर्स बनाएगा जब उसे मैं सेम ऑर्डर में लूँ। ओके, सेम ऑर्डर में लूँ तो क्या होता था, तो उसका रिजल्टेंट जीरो होता था। आई बात समझ में आपको, तो उसका रिजल्टेंट क्या होता था, जीरो होता था। ओके, तो यहाँ 3 आपका वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो 3 दे रखा है, तो पॉलीगन क्या होगा, ट्रायंगल। ओके, तो मतलब मैं ये शो कर दूं कि इन तीनों सेट्स से यदि एक ट्रायंगल बन रहा है, ओके, तो उसका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। ओके, या मतलब ऐसे मैं आपको बोलूं कि एक ऐसा कोई ट्रायंगल बना दूं मैं तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, टेकन इन सेम ऑर्डर। ओके, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो ट्रायंगल बनने के लिए क्या होना चाहिए, आपको एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी याद होगा कि ट्रायंगल का दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होता है, तभी ट्रायंगल बन पाएगा। ठीक है, इन मैग्नीट्यूड से, इन सेट्स से। तो अब देखो 248 से क्या ट्रायंगल बन पाएगा, 248 से एक ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। ओके, क्लोज ट्रायंगल आपका नहीं बन पाएगा, ट्रायंगल है तो क्लोज ही होगा, तो आपका एक ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि आप देखो यदि ऑप्शन ए में देखते हो, यदि आप ऑप्शन ए में देखते हो तो 2 + 4 आपका क्या है, लेस देन 8 है। ओके, मतलब दो का सम तीसरे से कम है, तब तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। चलिए, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। यदि मैं ऑप्शन बी देखूं तो इसमें भी वही बात है, 4 + 8 इज लेस देन 16, तो इससे भी एक ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, तो ऑप्शन बी भी गलत है। यदि मैं डी देखूं, ओके, यदि मैं डी देखूं तो डी में क्या होगा डियर स्टूडेंट, 0.5 + 1, 0.5 + 1 आपका लेस देन है 2 से, तो इसमें भी दो का सम तीसरे से कम है, तो इसमें भी एक आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा। मतलब ए बी और डी के केस में आपका क्या होगा, रिजल्टेंट जीरो आ नहीं पाएगा, क्योंकि इससे एक ट्रायंगल नहीं बन रहा है। ओके, जीरो होने के लिए आपका एक क्लोज्ड पॉलीगन होना चाहिए, तभी आपका जीरो उसका रिजल्टेंट जीरो आ पाएगा। ओके, तो ये था डियर स्टूडेंट। आदि डियर स्टूडेंट क्या होता, सपोज एक ऑप्शन होता बी, बी ऑप्शन मान लेते हैं मेरा होता 4 8 10। ओके, तो इसका रिजल्टेंट जीरो आ जाता, इसका रिजल्टेंट जीरो आ जाता। क्यों, क्योंकि देखो दो का सम हमेशा तीसरे से ज़्यादा है, 4 + 8 इज ग्रेटर देन 10। ओके, 4 + 10 ग्रेटर देन 8। ओके, 10 + 8 ग्रेटर देन 4। ओके, तो ये एक आपका ट्रायंगल बना पाएगा, और जब ट्रायंगल बना पाएगा तो उसे मैं सेम ऑर्डर में ले लूँगा, तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, बट रहता तो ये सही होता। ओके, तो ऐसे आपको एनालाइज करना है। ओके, या सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। अ वेक्टर पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड एंड बी पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, द वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज। ये बहुत आसान है, राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, तो मैं जस्ट एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ले रहा हूँ, उसमें मैं शो करता हूँ, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ओके, अब देखो डियर स्टूडेंट, इसमें मैं क्या शो करूँ, इसमें मैं शो करता हूँ डियर स्टूडेंट आपका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या है, ये आपका डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में लो आप, तब आसानी होगा। ओके, वर्टिकल बना दूंगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा।
या तो ये है डियर स्टूडेंट आपका वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। ओके, अब जो वेक्टर है डियर स्टूडेंट, एक वेक्टर आपका ए जो है वो वर्टिकली अपवर्ड है। क्या है? वर्टिकली अपवर्ड, मतलब ऐसे कुछ, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका क्या है? वर्टिकली अपवर्ड। आई बात समझ में आपको? ये आपका है वर्टिकली अपवर्ड वेक्टर, एक ये क्या है? वेक्टर ए। ओके, उसके बाद डियर स्टूडेंट ये आपका वेक्टर ए, उसके बाद वेक्टर बी क्या है? अलोंग, वेक्टर बी पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की ओर वेक्टर बी है। तो मैं वेक्टर बी को शो करूं तो ये आपका वेक्टर बी आएगा। ये क्या है? नॉर्थ के अलोंग वेक्टर बी है, तो ये आपका आ गया वेक्टर बी। क्या आ गया? वेक्टर बी। दोनों के बीच का एंगल तो ये तो 90 डिग्री होगा। ओके, अब वेक्टर ए आ गया, वेक्टर बी आ गया। अब आपको बताना है ए क्रॉस बी, राइट हैंड थंब रूल। ओके, ए क्रॉस बी, तो डियर स्टूडेंट ए के अलोंग आपको इसे रखना है अपने राइट हैंड को। ओके, ये मेरा राइट हैंड है और कर्ल करना है बी के डायरेक्शन में। तो देखो मैंने ए के डायरेक्शन में इसे रखा, अब मैं कर्ल करूं, ये तो हो नहीं रहा है, तो इसे मैं क्या करता हूं, कुछ ऐसे कर देता हूं। ओके, मैंने क्या किया, ऐसे अब कर्ल कर रहा हूं, तो ये तो साउथ की ओर हो जा रहा है, तो ये भी गड़बड़ है। ऐसे रखता हूं, या अब देखो ये मेरा क्या है? ये मेरा नॉर्थ की ओर शो कर रहा है, ये नॉर्थ की ओर मैंने रख दिया। ओके, नॉर्थ नहीं, अपवर्ड की ओर, सॉरी, ये पोर्शन मुझे ए अपवर्ड है, ए अपवर्ड है। ओके, वेक्टर ए अपवर्ड है, तो इस पोर्शन को मैंने वेक्टर ए के डायरेक्शन में रखा। देखो ये वेक्टर ए ऊपर की ओर है, तो इसे मैंने रखा। अब मैं कर्ल कर रहा हूं, तो देखो आप लोग स्क्रीन के रिस्पेक्ट में आप देखो ये बी के डायरेक्शन में कर्ल हो रहा है कि नहीं, ए क्रॉस बी। अब मेरा जो थंब है वो देगा डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, तो देखो ये वेस्ट की ओर शो कर रहा है। मैं इसे सीधा करूंगा, ये पूरी तरह वेस्ट की ओर शो करेगा। ठीक है, ये मेरा जो थंब है, तो वेस्ट की मतलब ए क्रॉस बी किधर होगा डियर स्टूडेंट? आपका जो ए क्रॉस बी होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ये आपका जस्ट अ सेकेंड, या ये आपका ए क्रॉस बी होगा। दिस इज योर ए क्रॉस बी, वेस्ट के डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में होगा? वेस्ट के डायरेक्शन में आपका ए क्रॉस बी होगा। आई बात समझ में? तो वेस्ट किधर है? ये रहा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ओके, उसके बाद देखते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी। यस, तो ये क्वेश्चन है और आपको बताना है, चार ऑप्शन है। मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इट इज पॉसिबल टू हैव मैग्नीट्यूड ऑफ सी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, and magnitude of C is always equal to A plus B, magnitude of C is never equal to A plus B। तो ये चार ऑप्शन है। तो अब इसे मैं कैसे सॉल्व करूंगा? तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी यदि आप जस्ट फिगर का ग्राफ का यूज़ करते हो, तो आपको क्लियरली दिखेगा। ओके, और आप आंसर जल्दी कर पाओगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो यदि मैं इसे जस्ट ट्रायंगल रूल से इसे मैं रिप्रेजेंट करूं, वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी, तो कैसे होगा? यदि मैं इसे ट्रायंगल रूल से जस्ट रिप्रेजेंट करता हूं, तो आप लोग ध्यान से देखना। तो डियर स्टूडेंट आप देखो, मैं जस्ट कुछ केसेस लेता हूं। ओके, जहां वेक्टर सी इक्वल टू ए प्लस बी होगा, तो ए और बी टू साइड्स आपका रिप्रेजेंट करेगा टेकन इन सेम ऑर्डर, और सी क्या होगा आपका? थर्ड साइड होगा टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ट्रायंगल रूल आपको याद होगा। ओके, तो जस्ट मैं कुछ केसेस लेता हूं। सपोज आपका कुछ ये है वेक्टर ए। ओके, ये है वेक्टर बी, और क्या हो सकता है? कुछ एक मैं 90 डिग्री का एंगल ले लेता हूँ दोनों के बीच। ओके, ये भी हो सकता है वेक्टर ए, ये आपका वेक्टर बी हो गया। ओके, और क्या हो सकता है? कुछ ऐसा भी हो सकता है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ओके, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, आई बात समझ में? इसे मैं और छोटा कर देता हूँ ताकि आपको आंसर करने में आसानी हो जाएगा। ये आपका है सपोज वेक्टर बी। ओके, तो क्या है ये आपका?
दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ए, वेक्टर ए, वेक्टर बी। अब मैं इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट बनाता हूं, तो थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। जस्ट मैंने कुछ डिफरेंट केसेस ले लिया, तब आपको आसानी हो जाएगा। तो थर्ड साइड आपका क्या होगा डियर स्टूडेंट, थर्ड साइड आपका जो होगा ये हो रहा आपका थर्ड साइड, ओके। थर्ड साइड ये रहा आपका थर्ड साइड, दैट इज रिजल्टेंट, ये आपका रिजल्टेंट होगा, ये रहा थर्ड साइड, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका डियर स्टूडेंट रिजल्टेंट हो गया। दिस इज वेक्टर सी, दिस इज वेक्टर सी, दिस इज वेक्टर सी, ओके। आई बात समझ में आप लोगों को? तो अब आप ऑप्शंस को देखो, ओके। अब आप ऑप्शंस को देखो, मॉड सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन मॉड ए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ग्रेटर होगा। आप इस वाले फिगर में देखो, जो मैग्नीट्यूड ऑफ सी होगा, ये सी का जो लेंथ होगा ये ए से भी छोटा है और बी से भी छोटा है। आई बात समझ में आप लोगों को? तो ऐसा नहीं है कि सी हमेशा ए से बड़ा ही होगा, ओके। या इस केस में बड़ा है पहले वाले केस में, बट आप तीसरे वाले केस में देखो, इस केस में, ओके। तो ये बड़ा नहीं है, तो ये तो ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि यहाँ आप देखो मॉड सी इज लेस देन मॉड ए, ओके। It is possible to have a magnitude of c less than a and magnitude of c less than b। हाँ ये पॉसिबल है। आप यही थर्ड वाले केस में देखो, इसी में आप देखो, यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड ऑफ c जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ a से भी छोटा है और मैग्नीट्यूड ऑफ b से भी छोटा है, तो ये आपका सही होगा, ओके। ये आपका सही होगा। यदि आप c में देखो, ऑप्शन सी, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ c इज ऑलवेज इक्वल टू a प्लस बी। देखो ये ऑलवेज इक्वल नहीं होगा, ओके। एक केस हो सकता है जब इक्वल हो, कब? जब आपका ए और बी सेम डायरेक्शन में लाई करेगा। सपोज ये आपका ए भी इधर है, बी भी इधर है, ए का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन सेम है, तो उस केस में क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ सी होगा वो सिंपली क्या होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड को आप ऐड कर दो। जब सेम डायरेक्शन में होगा तो सिंपली ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑलवेज नहीं होगा, ठीक है। एक केस पॉसिबल है कि ये होगा, बट ये ऑलवेज नहीं होगा। जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो तभी ये पॉसिबल है, ऑलवेज पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन डी, सी इज नेवर इक्वल टू ए प्लस बी। देखो ये नेवर इक्वल टू नहीं होगा, एक केस मैंने दिखा दिया कि ए सी आपका ए प्लस बी के इक्वल है, तो यहाँ नेवर जो है ये गलती से कर रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि सी इज नेवर इक्वल टू ए प्लस बी, देयर इज वन केस, ओके, जहाँ की सी इक्वल टू ए प्लस बी होगा, जो मैंने यहाँ शो किया, ओके। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके डियर स्टूडेंट। उसके बाद डियर स्टूडेंट जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज, क्या होगा? तो आपको पता है कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ओके। अब डियर स्टूडेंट आप देखो, ग्रेटर देन ए बी कभी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू हमेशा जो होता है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ये हमेशा 1 या 1 से छोटा, 1 के इक्वल या 1 से छोटा होगा, या तो 0.1 होगा, 0.2 होगा, ऐसे कुछ भी हो सकता है, 0.4 होगा, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो वो जब साइन थीटा हमेशा लेस देन 1 या इक्वल टू 1 होगा, तो ये क्या होगा, ये आपका कभी ग्रेटर देन ए बी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या हो सकता है, या तो 0.1 ए बी हो सकता है, या तो 0.2 ए बी हो सकता है, ये हमेशा क्या है, ए बी से तो छोटा ही है। या जब आपका साइन थीटा 1 के बराबर होगा तो ये आपका ए बी के इक्वल हो सकता है, बट ये ग्रेटर देन ए बी कभी नहीं होगा, ओके। तो ये तो आपका गलत है। इक्वल टू ए बी, हाँ ये पॉसिबल है, इक्वल टू ए बी जब आपका साइन थीटा 1 के बराबर हो जाए, मतलब थीटा आपका 90 डिग्री हो जाए, तब इक्वल टू ए बी हो जाएगा, ओके। तो साइन थीटा 1 हो जाएगा तो ए क्रॉस बी ए बी के बराबर हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। उसके बाद लेस देन ए बी, हाँ ये भी पॉसिबल है, जब 0.1 0.2 मतलब साइन थीटा का कोई भी आपका फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, जैसे 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन ए बी हो जाएगा। आप जब यहाँ 0.1 ए बी रखोगे, 0.2 ए बी रखोगे, मतलब साइन थीटा का वैल्यू 1 से छोटा है, तो यहाँ 1 से छोटा रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन ए बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू जीरो, हाँ इक्वल टू जीरो पॉसिबल है, जब आपका क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा 0 हो जाएगा। और जब साइन थीटा यहाँ आप 0 पुट कर दोगे तो आपका ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन
बी सही है, ऑप्शन सी सही है और ऑप्शन डी सही है। ओके ओके डियर स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। या सो बाय एवरीवन।